हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या होता है। फाइबर के बारे में तो आपको पता है, क्लास 7 में भी पढ़ा, 6 में भी पढ़ा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे हमारे फैब्रिक्स जो हैं वो बनते हैं। तो अब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। जो फाइबर्स आर्टिफिशियली बनते हैं बाय मैन ह्यूमन बींग्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर्स। और फिर है प्लास्टिक। तो हमारे घर में ज़्यादातर आज जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का होता है। अब भले ही कप हो, ग्लास हो, यूटेंसिल्स हो, कंटेनर्स हो, ज़्यादातर चीज़ें जो है हम प्लास्टिक की ही यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं वो किसके बने हैं, फैब्रिक से। अभी ये जो फैब्रिक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। किस बेसिस पे होते हैं, तो हमें पता है कि फैब्रिक्स किससे बनते हैं, फाइबर से। तो क्लासिफिकेशन अगर फाइबर का है तो वही क्लासिफिकेशन फैब्रिक का भी होगा, क्योंकि फाइबर से ही तो फैब्रिक बना है, या फिर फैब्रिक फाइबर से बना है। तो फाइबर जो है वो हमें दो सोर्सेस से मिलता है। पहला है नेचुरल सोर्स और दूसरा है आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब या तो प्लांट से मिलेगा या फिर एनिमल से मिलेगा। क्लास 7th में आपने इसके बारे में पढ़ा है। क्लास 7th में आपने वुल और सिल्क के बारे में पढ़ा था। दोनों के दोनों क्या है, हमारे नेचुरल फाइबर्स, और दोनों किससे मिलते हैं, एनिमल से हमें मिलते हैं। तो वो नेचुरल फाइबर से और साथ ही साथ एनिमल फाइबर्स में। फिर आर्टिफिशियल सोर्सेस, मतलब जब इंसान खुद ही आर्टिफिशियली फाइबर्स बनाता है तो उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सोर्सेस। फिर क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम बता सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कॉटन, वुल, सिल्क, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी ये जो फाइबर्स होते हैं इससे बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी बनते हैं। अब वैसे ही कॉमन आर्टिकल्स का आप एक लिस्ट बनाइए जो कि फाइबर से बनते हैं, और फिर उन्हें सेपरेट करने की कोशिश कीजिए कि कौन से मैन मेड फाइबर्स हैं और कौन से नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले आप कोई भी आर्टिफिशियल लिखोगे, मतलब कौन सा आर्टिकल है वो लिखोगे, और फिर बताओगे कि वो नेचुरल है या फिर आर्टिफिशियल, यानी प्लांट या एनिमल से मिला है या फिर ह्यूमन ने उसे खुद बनाया है। नाउ आपको तो पता है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, पर कुछ फाइबर्स को आपने आर्टिफिशियल क्यों कंसिडर किया। आर्टिफिशियल तो हम तब बोलते हैं जब कोई चीज़ें नकली होती है, उसकी जस्ट कॉपी होती हैं। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. 6th और 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो कि हमें या तो प्लांट से या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि कॉटन, वुल और सिल्क। वुल और सिल्क किससे मिलते हैं, एनिमल से, और कॉटन जो है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, जिसके बारे में हमने क्लास 6th में पढ़ा है। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन दी अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन फाइबर्स, यानी ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इसे ह्यूमन बींग बनाते हैं, यानी हम इंसान जो है वो खुद ही इन्हें बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर कहा जाता है। तो अगर प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं तो नेचुरल, और अगर इंसान खुद बना रहा है तो फिर सिंथेटिक फाइबर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर सिंथेटिक fibers. Try to recall the uniform pattern about in a necklace of beads joined with the help of a thread. मान लीजिए एक नेकलेस है जिसमें कुछ इस प्रकार से बहुत सारे बीड्स एक दूसरे से जुड़े हैं यूजिंग अ थ्रेड। तो इसमें भी यहाँ पे एक जॉइंट पैटर्न है। एक और हम इसका जॉइंट पैटर्न बना सकते हैं। बहुत सारे पेपर क्लिप्स जो हैं उनसे मिला के हम एक लंबी सी चेन बना सकते हैं। क्या दोनों के बीच कोई सिमिलैरिटी है, यहाँ पे फिगर्स दिया है। पहला ये है बीट्स ऑफ नेकलेस और दूसरा है पेपर क्लिप्स। तो दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, तो दोनों जो है वो छोटे छोटे सब्सटेंस के मिलने से बने हैं। जो बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंसेस का जब हमने चेन बनाया तब हमें ये प्राप्त हुए हैं। A synthetic fiber is also a chain of small units joined together.
यानी ये कैसे थे, ये भी चेन ऑफ यूनिट से। तो ठीक उसी प्रकार से जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी छोटे 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 यूनिट्स का चेन होता है जिसे साथ में जॉइन किया जाता है। अब हर एक छोटा यूनिट है क्या, तो ये जो हर एक स्मॉल यूनिट है दैट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, many such small units combine to form a large single unit called a polymer। यानी यही जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और फिर एक बड़ा सा सिंगल यूनिट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। यानी जो पॉलीमर वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। पॉली जिसका मतलब होता है मेनी और मर जिसका मतलब होता है पार्ट या फिर यूनिट। तो सिंपली पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। यानी यूनिट सेम है, एक ही यूनिट को बहुत सारी यूनिट्स हैं और ये एक एक करके रिपीट हो रहे हैं, दैट इज़ नोन एज अ पॉलीमर। ओके, तो अब ये जो पॉलीमर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस में नहीं होते हैं, ये नेचर में भी अकर होते हैं। जैसे कॉटन का एग्जांपल ले लेते हैं। कॉटन में भी एक पॉलीमर होता है जिसको हम सेलुलोज कहते हैं और सेलुलोज जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स के चेन से बना है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट्स है और उनके चेन से बना है सेलुलोज। ठीक है, अब हमें पता चल गया सिंथेटिक फाइबर क्या है। ये रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, मैनमेड फाइबर्स होते हैं। अब हम इनके टाइप्स देखते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, रेयन, नायलन, एक्रेलिक, सबके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयन के बारे में। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China। क्लास 7 में आपने पढ़ा है कि ये जो सिल्क फाइबर है इसकी डिस्कवरी हुई थी सबसे पहली बार चाइना में। और ये हमें कहाँ से मिलता है, सिल्कवॉर्म में। और हमें ये भी पता है कि चाइना ने इससे बहुत बड़ा बिजनेस किया था और किस तरह से ये बनता है इसको बड़े ही लॉन्ग टाइम तक सीक्रेट रखा था। ठीक है, फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। यानी ये जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक बनता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी। पर इसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही स्मूथ होता है, शाइनी होता है, इजी टू वॉश होता है, इस पर रिंकल्स नहीं पड़ते। इसीलिए इसकी इन्हीं सारी खूबियों की वजह से लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसके कॉस्टली होने के बाद भी इसका यूज़ किया, इसे पहना, इसकी चाहत रखी और इसको अपनी इच्छा बनाई। ठीक है, आप भी अगर सिल्क की कोई साड़ी देखोगे, सिल्क के कोई कपड़े देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर कुछ अलग ही शाइन होती है। अटेम्प्ट्स वेयर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। अब सिल्क तो जो है नेचुरल फाइबर है। अब नेचुरल चीज़ महंगी होती है और हर कोई महंगी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ने, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ने अटेम्प्ट्स किए कि इस सिल्क को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के अंत तक साइंटिस्ट जो थे वो पूरी तरह से सक्षम थे, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गए एक ऐसी फाइबर बनाने में जिसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी सब सिल्क से सेम थी। यानी सिल्क जैसा ही अच्छा टेक्सचर था, सॉफ्ट टेक्सचर था, शाइनी सरफेस था और सिल्क की ऑलमोस्ट सारी क्वालिटीज़ उसमें थी। बस एक ही डिफरेंस है कि वो असली सिल्क नहीं है। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क आता है सिल्कवॉर्म से। और ये जो आर्टिफिशियल फाइबर बना है ये किससे बना है, जो वुड पल्प होता है उस पर कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की गई तब हमें मिला ये। और यही जो फाइबर है इसे हम रेयन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। अल्थो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ अ मैन मेड फाइबर। ऐसे तो ये एक नेचुरल सोर्स वुड पल्प से ऑब्टेन हो रहा है पर फिर भी ये एक मैन मेड फाइबर है। क्यों, क्योंकि उस वुड पल्प पे हमने केमिकल ट्रीटमेंट की है। ओके, जब वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता, आर्टिफिशियल सोर्सेज से बना होता तब वो आर्टिफिशियल फाइबर होता। पर अभी क्या है, उस पर हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट कर दी है। ओके, इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। यानी ये सिल्क से सस्ता होता है और इसको सिल्क फाइबर्स की तरह ही पहन सकते हैं। जो लोग सिल्क अफोर्ड नहीं कर सकते वो रेयन से ही अपने सिल्क की इच्छा को पूरी करते हैं। और इसकी एक और खासियत है कि इसे वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स में डाई
किया जा सकता है। और रेयन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है या फिर वुल के साथ मिक्स करके कारपेट बनाया जाता है। ओके, हियर यू कैन सी रेयन से बने हुए आर्टिकल्स जिसमें मैट है, ड्रेसेस है, ये सब चीज़ें किससे बनी है? रेयन से। फिर है नाइलन। नाइलन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, यानी ये भी एक मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वॉज मेड विथआउट यूजिंग ए नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी 1931 में ये बना था और इसमें किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, यानी कोई भी प्लांट या एनिमल सोर्स नहीं था। जैसे कि अभी हमने रेयन देखा, वो आर्टिफिशियल फाइबर तो है पर उसमें एक नेचुरल सोर्स वुड पल्प इन्वॉल्व्ड है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, पर ये जो है ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल फाइबर है, वो पार्शियल फाइबर है, मतलब पार्शियल आर्टिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि उसमें वुड पल्प जो कि एक नेचुरल सोर्स है वो भी है, पर ये जो नाइलन है ये पूरी तरह से आर्टिफिशियली बना है। किन किन चीज़ों से बना है? ये कोल, वाटर और एयर से बना है। ठीक है, और ये पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? रेयन, वो भी सिंथेटिक फाइबर था, वो भी आर्टिफिशियल फाइबर था, पर वो फुल्ली सिंथेटिक नहीं था, जबकि ये जो नाइलन है वो फुल्ली सिंथेटिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो ये जो नाइलन फाइबर होता है काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी इलास्टिक होता है और काफ़ी लाइट होता है, काफ़ी हल्का होता है। लस्ट्रस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है और इसको धोना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि कुछ कपड़ों को जब हम धोते हैं तो उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, जबकि इसको धोने पे रिंकल्स नहीं पड़ते और इसको वॉश करना भी काफ़ी आसान है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ फॉर मेकिंग क्लोथ्स और इसके क्लोथ्स की भी डिमांड बढ़ने लगी। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलन, यानी नाइलन से बने हम बहुत सारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, जैसे सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग और कर्टन्स। ठीक है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं जैसे दिया है शूज़, रोप्स, टूथब्रश, कर्टन्स, ये सब जो हैं वो उसी से बने हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी इससे क्या होता है, इससे पैराशूट भी बनता है और इससे रॉक क्लाइंबिंग करने वाले रोप्स भी बनते हैं। और बोला जाता है कि ये जो नाइलन थ्रेड है वो एक स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर दिया है कि ये एक माउंटेनियर है जो कि क्लाइंबिंग करने के लिए नाइलन रोप का यूज़ कर रहा है और पैराशूट में भी नाइलन फाइबर का यूज़ किया जा रहा है। तो इसके यूजेस से हम इसकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं। नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विथ अ क्लैम्प, यानी एक आयरन स्टैंड लीजिए और एक क्लैम्प लीजिए। एक कॉटन थ्रेड लीजिए जिसकी जो लेंथ हो वो 60 सेंटीमीटर तक हो। फिर इसे क्लैम्प से बांध दीजिए ताकि ये फ्रीली जो है वो हैंग कर सके। एट द फ्री एंड, यानी इसका ये जो फ्री एंड है, सस्पेंड, 1 मिनट, सस्पेंड द पैन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, यानी इस पर हमें एक पैन रखना है ताकि उसके ऊपर हम वेट रख सकें। ठीक है, तो धीरे धीरे आप वो जो वेट के स्टोन्स होते हैं उसके उस पर डालिए और तब तक डालते रहिए जब तक थ्रेड टूट ना जाए, और लिखिए कि कौन सा थ्रेड कितना वेट मतलब टॉलरेट कर सकती है, उसको ब्रेक करने के लिए कितना वेट की ज़रूरत है। इस वेट से हमें पता चल जाएगा कि किस फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ होती है। और ये एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ कॉटन के साथ नहीं करनी, हमें वुल के साथ भी करनी है, पॉलिस्टर के साथ भी करनी है और सिल्क के साथ भी करनी है और नायलॉन के साथ भी करनी है, और फिर हमें बताना है कि किसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में। पॉलिस्टर जो है वो एक अलग तरह का सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर, यानी इस फाइबर से जो फैब्रिक बनते हैं वो आसानी से रिंकल नहीं होती, यानी उस पर कभी कभी हम धोते हैं तो उस पर झुर्रियाँ टाइप सी पड़ जाती है, उस पर अलग सिलवटें आ जाती हैं। ठीक है, तो इस पर आसानी से सिलवटें नहीं आती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। कुछ कपड़े होते हैं कि पहले तो काफ़ी क्रिस्प होते हैं पर धोने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, पर ये जो है वो धोने के पहले भी क्रिस्प है और धोने के बाद भी क्रिस्प रहेगा और इसको धोना भी काफ़ी आसान है, इसीलिए इससे ड्रेस मटेरियल बनाना भी काफ़ी इजी है।
आपने देखा होगा लोगों को पॉलिस्टर शर्ट्स और पॉलिस्टर की दूसरी ड्रेसेस पहनते हुए। टेरिलिन जो है वो एक और तरह का पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। यानी इसको बहुत ही अच्छे फाइबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम किसी भी दूसरे यार्न में वीव कर सकते हैं। ओके, नाउ पहेली इज टेलिंग समथिंग। वो बता रही है कि उसकी मदर जो है वो हमेशा पेट बॉटल्स खरीदती है। आप देखते होगे आपका जो स्कूल बॉटल होगा उसके पीछे भी लिखा होगा PET, पेट बॉटल। और पेट जार्स ही वो यूज़ करती हैं राइस और शुगर स्टोर करने के लिए। तो ये पहेली जानना चाहती है कि पेट है क्या। तो पेट का फुल फॉर्म होता है पॉलीथिलीन टेरेप्थैलेट। ये एक बहुत ही फैमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर सा, यानी पॉलिस्टर से ही बना है और उसी का ही काफ़ी जाना माना फॉर्म है। इससे बॉटल्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, फिल्म्स बनते हैं, वायर्स बनते हैं और बहुत सारे दूसरे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब अपने आसपास देखिए और बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पॉलिस्टर से बनी हैं। तो अब ये पॉलिस्टर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। So polyester is actually made up of the repeating units of a chemical called an ester। दो शब्द है, एक है पॉली एक है ईस्टर। पॉली का मतलब हमने जान लिया था, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, मतलब क्या हुआ बहुत सारे ईस्टर्स। तो ये जो है ये भी रिपीटिंग यूनिट से बना है, यानी बहुत सारे ईस्टर के यूनिट्स आपस में एक चेन बनाते हैं और उसी को कहा जाता है पॉलिस्टर। अब ये ईस्टर क्या है, तो ये एक तरह के केमिकल्स हैं जिनकी स्मेल जो है वो फ्रूट्स की तरह होती है और इसी के नाम पे बहुत सारे फैब्रिक्स बिकते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट एक्सेट्रा। अब नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो फाइबर्स है, लग रहा है ना। पॉलीकॉट का मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवुल का मतलब पॉलिस्टर और वुल, टेरिकॉट का मतलब टेरिलिन और कॉटन, यानी ये सब जो है वो दो फाइबर्स के मिक्सचर्स हैं। आगे देखते हैं। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। यानी ठंडियों के मौसम में हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल्स यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। पर इनमें से बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नेचुरल वुल से नहीं बनी हैं, पर फिर भी देख के ऐसा लगता है कि वो एकदम वुल ही हैं। ये एक और तरह के सिंथेटिक फाइबर से बनी है जिसे कहा जाता है एक्रेलिक। द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। यानी नेचुरल सोर्सेस से जो वुल मिलता है, जो ऊन मिलता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, जबकि एक्रिलिक से बने जो कपड़े होते हैं वो उसके मुकाबले थोड़े से सस्ते होते हैं और बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे समय तक टिकते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, यानी अमीर गरीब सब इसे अफोर्ड कर सकते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसे खरीदते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी तो नेचुरल फाइबर्स से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हमें सिंथेटिक फाइबर्स की देखने को मिलती है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो क्लास 7 में आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जलाया था। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने देखा होगा कि जब आप जला रहे हो तो जो सिंथेटिक फाइबर को जब आप जला रहे हो तो उसका बिहेवियर कुछ अलग सा ही है, वो वाइग्रोसली बिहेव करता है। नेचुरल फाइबर्स क्या है, सीधा जल के राख हो जाते हैं, पर ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये जब हीट होते हैं तो ये मेल्ट होने लगते हैं और ये असल में सिंथेटिक फाइबर्स का एक डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है, मान लो अगर कपड़े में आग लग गई तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो फैब्रिक है वो मेल्ट होगा, पिघलेगा और जिस इंसान ने उसे पहना है उसके शरीर में चिपक जाएगा। इसीलिए किचन में काम करते वक्त हमें कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहननी चाहिए या फिर लेबोरेटरी में। ठीक है, तो अब पहेली कहती है कि अब उसे समझ आ गया कि जब भी उसकी मम्मी किचन में काम करती है तो कभी भी पॉलिस्टर के कपड़े क्यों नहीं पहनती। ठीक है, ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यानी जितने भी ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो इनका जो रॉ मटेरियल होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, पेट्रोलियम से, और इसी वजह से इन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, और पेट्रोलियम के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे
ऐसा आप सपोज़ कीजिए कि बारिश का दिन है, तो आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करोगे और क्यों करोगे? सिंपल सी बात है, सिंथेटिक फाइबर का जो अम्ब्रेला होगा उसे यूज़ करोगे। आप कॉटन का अम्ब्रेला तो यूज़ करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि कॉटन में खासियत होती है कि वो पानी को अब्जॉर्व करता है। सो वी विल नॉट यूज़ दैट। सिंथेटिक फाइबर्स पोसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। यानी इनमें कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ ऐसी खासियत होती हैं जिससे ये पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स बने हैं। क्या होती है वो खासियत? सबसे पहला कि बड़ी जल्दी सूख जाता है, बड़े लंबे समय तक टिकता है और लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही कम महंगा होता है, सस्ता ही होता है और रेडिली अवेलेबल होता है। नेचुरल फाइबर्स में क्या होते हैं? खरीदो कपड़ा, फिर उससे अपने साइज़ का बनवाओ, पर ये जो है ये रेडिली अवेलेबल होते हैं और उनको मेंटेन करना भी काफ़ी आसान है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ। यानी एक एक्टिविटी आपको बोली गई है करने को, देखते हैं क्या है। टेक 2 क्लोथ पीसेस ऑफ द सेम साइज़, यानी सेम साइज़ का आपको क्लोथ पीस लेना है, आधा मीटर स्क्वायर का आप ले सकते हो। इनमें से एक जो है वो नेचुरल फाइबर होना चाहिए और दूसरा जो है वो सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए। और इसको सिलेक्ट करने में आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। दोनों को पानी के मग में आप डिप कीजिए और देखिए कि वो कितना पानी सोक कर रहे हैं। फिर 5 मिनट के लिए धूप में दोनों को रखिए और देखिए कि कौन जल्दी ड्राई होता है। तो आप देखोगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो काफ़ी कम वाटर सोक कर रहे हैं और साथ ही साथ जल्दी सूख भी जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी प्लास्टिक्स। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज्ड एवरी डे। यानी रोज़मर्रे के जीवन में आप जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज़ करते हो उसको तो आप जानते ही होंगे। तो वैसे ही कुछ आइटम्स का लिस्ट बनाइए और उनके यूजेस लिखिए। तो आप लिख सकते हैं प्लास्टिक कंटेनर्स, प्लास्टिक मग्स, प्लास्टिक बकेट्स, सब चीज़ें आप लिख सकते हैं और उनका यूज़ भी बता सकते हैं। अब ये दो तरह की अरेंजमेंट दी है। तो पहली जो ये अरेंजमेंट दिख रही है ये है लीनियर अरेंजमेंट और दूसरी जो आपको दिख रही है ये है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ओके, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। शुरुआत में हमने पढ़ा कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक तरह का पॉलीमर होता है। तो ठीक सिंथेटिक फाइबर की तरह ये जो प्लास्टिक होता है ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है। पर ये जो सारे प्लास्टिक्स हैं उनमें सेम तरह की अरेंजमेंट नहीं होती। कुछ में लीनियर अरेंजमेंट होती है और कुछ में क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होती है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन द पॉसिबल शेप्स एंड साइज़ एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। यानी अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में हमें प्लास्टिक आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेयर का शेप अलग है, बकेट का शेप अलग है, टॉय का शेप अलग है, ग्लास का शेप अलग है। तो अलग अलग शेप और साइज़ में ये हमें मिलते हैं। तो आप इसके सोच सकते हैं कि किस तरह से इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी पॉसिबल है। द फैक्ट इज़ दैट प्लास्टिक इज़ ईजिली मोल्डेबल। यानी कहा जाता है कि जो प्लास्टिक कहाँ ले जाता है, असल में ऐसा होता है कि प्लास्टिक जो है वो बड़े ही आसानी से मोल्ड हो जाता है। यानी किसी भी शेप में हम इसको कर सकते हैं। प्लास्टिक की एक और खासियत है कि इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, मेटल मेल्ट कर सकते हैं, इसको शीट्स में रोल कर सकते हैं या फिर इससे वायर बना सकते हैं। इसी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा वैरायटी है इसके यूज़ की। अब हम पढ़ते हैं पॉलीथीन के बारे में। तो पॉलीथीन जो है वो एक तरह का प्लास्टिक है। आमतौर पे इससे पॉलीथीन बैग्स बनते हैं। तो अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसी भी प्लास्टिक का पीस जो है आप उसको बेंड करने की कोशिश करो, देखो कि वो बेंड हो रहा है कि नहीं। और यही एक्टिविटी आप बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ ट्राई कीजिए। आप देखोगे कि कुछ पार्टिकल्स के जो आर्टिकल्स हैं वो बड़ी ही आसानी से बेंड हो जाएंगे और कुछ जो है वो बेंड ही नहीं होंगे। और अगर आप उन पर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएंगे। और एक और आपको बताया गया है कि एक प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है एकदम डिफॉर्म हो जाएगा, इसका शेप एकदम अलग हो जाएगा, अलग ही हो जाएगा इसका शेप। ठीक है, तो ऐसे प्लास्टिक जो कि हीट होने पे डिफॉर्म हो जाए बड़ी आसानी से और जिनको हम आसानी से बेंड कर सकें उन्हें कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पॉलीथीन और पीवीसी। इनसे टॉयज़ बनते हैं, कॉम्प्स बनते हैं और बहुत सारे तरह के कंटेनर्स भी बनते हैं।
दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको अगर एक बार हमने शेप दे दिया तो वो हीट होने पे सॉफ्ट नहीं होते हैं, और अगर हमने उसको बेंड करने की कोशिश की तो वो टूट जाते हैं, और ऐसे को हम क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि बैकलाइट और मेलामाइन। बैकलाइट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बैकलाइट जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, मतलब वो इन्हें पास नहीं करने देता। इसीलिए इससे इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनते हैं, ठीक है। और मेलामाइन जो है वो एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ये फायर को रेजिस्ट करता है और बाकी प्लास्टिक्स के मुकाबले हीट को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है। इसी वजह से इससे फ्लोर टाइल्स बनाए जाते हैं, किचन वेयर बनाया जाता है, और ऐसे फैब्रिक बनाए जाते हैं जो कि फायर को रेजिस्ट करे। यहाँ पे हमें कुछ थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के आर्टिकल्स दिए हैं। तो यहाँ जो आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये सब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, और ये जो आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं ये है थर्मोप्लास्टिक्स। ओके, नाउ लेट्स सी प्लास्टिक एज अ मटेरियल्स ऑफ चॉइस, यानी हम इन्हें क्यों चुनते हैं। सो टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग फूड आइटम। मान लीजिए हमें कोई फूड आइटम स्टोर करना है, दूध हो, दही हो, अचार हो, ड्राई फ्रूट हो, किसी भी चीज़ को स्टोर करना है तो बेस्ट किसको माना जाता है? प्लास्टिक कंटेनर्स। क्यों? हल्के होते हैं, कम प्राइस होता है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, और इसको हैंडल करना भी आसान होता है। और वही अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल जो है वो थोड़े भारी होते हैं, ठीक है, इसी वजह से उनका थोड़ा सा कम डिमांड है। प्लास्टिक जो है उसको कार्स में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट में यूज़ किया जाता है, और स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ किया जाता है। और इसकी जो लिस्ट है वो एंडलेस है। अगर हम गिनना शुरू करें कि हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी है, 50% से ज़्यादा चीज़ें जो होंगी वो किसकी होंगी? प्लास्टिक की। तो अब हम प्लास्टिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यानी किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। हम जानते हैं कि अगर आयरन को खुले में छोड़ दो तो क्या हो जाता है? रस्ट हो जाता है, पर ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो वाटर और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही आसानी से वो कोरोड होते हैं, और इसी कारण से इसमें हम बहुत सारा मटेरियल स्टोर कर सकते हैं, अब चाहे वो केमिकल्स हो या फिर कुछ और। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, और बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो इसमें कहा गया है कि आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए और पूछिए कि बहुत पहले पुराने टाइम में वो किस तरह के बकेट्स यूज़ करते थे, किस मटेरियल का यूज़ करते थे, और ये भी पूछिए कि एक प्लास्टिक कंटेनर यूज़ करने का क्या एडवांटेज है। तो प्लास्टिक जो होता है लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लंबे टाइम तक चलता है, और इसको हम अलग अलग शेप और साइज़ दे सकते हैं। इसी वजह से इसे बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक जो होते हैं वो आमतौर पे मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए। सो मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज़ इन डेली लाइफ, यानी डेली लाइफ में आप किस प्रकार के प्लास्टिक कंटेनर्स यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बनाइए। फिर है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। एक और खासियत है कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी ना ही ये हीट पास करते हैं ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, उन पे प्लास्टिक की कवरिंग होती है, या फिर जो स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, और फ्राइंग पैन के जो हैंडल होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं। अब यहाँ पे कुछ जानकारी दी है। प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यानी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे कि टैबलेट की पैकिंग, वो जो हमारे चोट पे लगती है तो उस पर जो स्टिचिंग बाउंड्स हम लगाते हैं उसके लिए जो थ्रेड्स होती हैं वो भी प्लास्टिक से बनी होती हैं। सिरिंज बनती है इससे, डॉक्टर के ग्लव्स बनते हैं, और बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी प्लास्टिक से बनते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स। माइक्रोवेव ओवन्स जो है उसमें हम अलग ही प्रकार के स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन्स में जब हम उन्हें डालते हैं तो जब खाना पकता है तो खाना जो है उसको प्लास्टिक वेसल से कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। टेफलन इज़ अ स्पेशल
प्लास्टिक टेफलॉन जो है वो एक और तरह का स्पेशल प्लास्टिक है जिस पे ऑयल और वाटर नहीं चिपकते, और इसी वजह से इससे जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स होते हैं उनकी कोटिंग बनाई जाती है, ठीक है, ताकि उनमें कोई भी चीज़ चिपके ना। आगे देखते हैं फायर प्रूफ प्लास्टिक्स। हमने पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बड़ी ही आसानी से फायर कैच कर लेते हैं, पर आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो फायरमैन होते हैं, फायर कंट्रोल करने वाले, उनके जो यूनिफॉर्म होती है उसमें मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों होती है? ऊपर ही पढ़ा था कि वो जो है वो फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है, इसीलिए उनकी जो ड्रेस है उस पर ये मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ी हुई है। फिर है प्लास्टिक्स इन द एनवायरनमेंट, यानी प्लास्टिक और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। जनरली जब हम मार्केट जाते हैं तो चीज़ें हमें किस में रैप की हुई मिलती हैं, या तो प्लास्टिक में या फिर पॉलीथीन बैग्स में पैक करके दिया जाता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट्स कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। और इसी तरह से हमारे घर में बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट जमा हो जाता है। अब इतने सारे का यूज़ तो हम कर नहीं सकते, सीधा कहाँ जाता है वो? कचरे के डिब्बे में। और अब जानते हैं कि प्लास्टिक का डिस्पोजल जो है वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे बड़ी प्रॉब्लम है? तो हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नेचुरल प्रोसेसेस जैसे बैक्टीरिया के एक्शन, क्लाइमेटिक कंडीशन से डीकम्पोज हो जाए उसे बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जो कि आसानी से डीकम्पोज ना हो उसे कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। उसके बाद है टेबल 3.3। तो इसमें बताया गया है कि किस चीज़ को डीजेनरेट होने में कितना टाइम लगता है। जो हमारा प्लांट और फ्रूट वेस्ट होता है वो 1 से 2 हफ्ते में डिकम्पोज हो जाता है। पेपर को 1 महीना लगता है, कॉटन के कपड़े को 2 से 5 महीने लगते हैं, जो लकड़ी है उसको भी 10 से 15 साल लग जाते हैं, वुलन के कपड़े को साल भर लग जाता है। पर ये जो टिन, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल कैंस होते हैं इन्हें डिस्पोज होने में 100 से 500 साल लगते हैं, इसलिए ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बैग्स, उन्हें तो इससे भी ज़्यादा साल लग जाते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डीकम्पोज, यानी प्लास्टिक को बहुत सारे साल लगते हैं डीकम्पोज होने में, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और इससे इन्वायरमेंटल पल्यूशन होता है। और अगर हम इसको जलाते हैं तो ये बहुत ही धीरे धीरे जलता है और पूरी तरह से जलता भी नहीं है, और जितना जलता नहीं है उससे ज़्यादा तो ये पॉइजनस गैसेस रिलीज़ करता है, जिससे क्या होता है? एयर पल्यूशन। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करना है। और जब भी शॉपिंग करने जाओ तो कॉटन या जूट के बैग साथ में कैरी करना है, ठीक है। और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग अलग कलेक्ट करना है सेपरेटली, और उन्हें डिस्पोज भी सेपरेटली करना है, और इसको अपने घर में ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, यानी प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना बहुत ही अच्छा तरीका है। ज़्यादातर जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकल हो सकते हैं, और रिसाइकलिंग के दौरान हम उसमें कलरिंग एजेंट्स डाल सकते हैं ताकि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बने वो बहुत ज़्यादा कलरफुल हो। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और स्टोरेज ऑफ फूड अगर हम रिसाइकल करेंगे तो उसको दोबारा हम फूड के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते 5R प्रिंसिपल याद रखना है, यानी प्लास्टिक के यूज़ को कम करना है, उसे बार बार यूज़ करना है, उसे रिसाइकल करना है, रिकवर करना है और मना भी करना है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रेफ्यूज़। तो अब आप कुछ हैबिट्स डेवलप कीजिए जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे पहला कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं इन्हें रोड पे या पानी में ना डालें, और जब भी शॉपिंग करने जाएं तो साथ में एक कॉटन कैरी बैग या फिर जूट बैग कैरी करें। और प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करिए, यानी आप जो लंच बॉक्स यूज़ करते हैं वो स्टील का यूज़ कीजिए बजाय प्लास्टिक के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।